नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 व्यावसायिक वर्ग अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग के अंतर्गत हम दूसरी इकाई अनुवाद की समस्याओं को लेकर देख रहे हैं। इसमें हमने अब तक साहित्यिक अनुवाद की समस्याएं देखी हैं, कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं देखी है। अगला मुद्दा हम देखने जा रहे हैं तकनीकी अनुवाद की समस्या या विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद की समस्या। इसको विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद की समस्याएं भी कहते हैं। अर्थात आज हमारे जीवन की आवश्यकता जो है विज्ञान बन गया है, क्योंकि विज्ञान के बदौलत ही हम आज तक मनुष्य के द्वारा जितनी भी प्रगति की है उसके पीछे विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही काम कर रही है। तो विज्ञान और तकनीक के इस ज़माने में हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है और उसके कारण मनुष्य का जीवन जो विकसित हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हमने विज्ञान के सहारे उन सभी संसाधनों को प्राप्त किया है। अर्थात आज हम रोबोटिक्स के ज़माने में पहल कर रहे हैं। अर्थात ये एक विज्ञान का चमत्कार ही है, तकनीक का चमत्कार ही है। तो इस तरह से विज्ञान हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यकता के तौर पर हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल साहित्यिक अनुवाद जितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य का अनुवाद भी वहाँ पे महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान तथा तकनीक के अंतर्गत गणित, सांख्यिकी, रसायन शास्त्र, उसके साथ साथ भौतिक शास्त्र तथा जीव, प्राणी, वनस्पति, पर्यावरण, भूगोल, खगोल, संगणक, वैद्यक, यांत्रिकी तथा अभियांत्रिकी आदि जैसे विषयों के सामग्री के अनुवाद जो है वहाँ पे आवश्यक बनता जा रहा है, क्योंकि हम आए दिन जो है नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उस अनुसंधान की प्रक्रिया को, उस रिसर्च की प्रक्रिया को अनुवाद के माध्यम से वहाँ पे और अधिक सफल बनाने के लिए वहाँ पे अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये जो सामग्री होती है साहित्यिक अनुवाद की तुलना में ये सामग्री थोड़ी सी विशिष्ट होती है, क्योंकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की सामग्री में वस्तुनिष्ठता एक महत्वपूर्ण गुण होता है या उसकी अपनी विशेषता है। साहित्यिक अनुवाद में वस्तुनिष्ठता के बजाय व्यक्तिनिष्ठता वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन तकनीकी अनुवाद में वस्तुनिष्ठता साथ ही साथ तथ्यपरकता भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और तकनीकी साहित्य के अनुवाद में वहाँ पे विचारों की प्रामाणिकता ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है। इसके अलावा तकनीकी अनुवाद में स्पष्टता, सुबोधता, सूचनापरकता, निर्वैयक्तिकता, अनालंकारिकता, निसंदिग्धता, शब्दों की पारिभाषिकता, अर्थात ये सभी तत्व जो है तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में हम देखते हैं। और उस प्रकार की सामग्री के अनुवाद करते समय इन सभी तत्वों का ख्याल जो है या ध्यान जो है अनुवादक को रखना होता है, और उसी के बदौलत ही वहाँ पे सफल अनुवाद जो है संपन्न होता है। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को मूल विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, और मूल विषय के ज्ञान के बगैर ये तकनीकी साहित्य का अनुवाद या तकनीकी सामग्री का अनुवाद जो है करना मुमकिन नहीं है। तो ये विषय ज्ञान अनिवार्यतः अनुवाद को सफल बना देता है। तो इसलिए पर्याप्त विषय ज्ञान के अभाव में अनुवादक वहाँ पे सफलता हासिल नहीं कर सकता। अतः तकनीकी अनुवाद को इन ऊपर जो मैंने अभी तत्व बताए थे, इन तत्वों का ज्ञान होना भी अनुवादक की सफलता प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अनुवाद जो होता है तकनीकी सामग्री का, उसमें सामग्री क्या है और उस सामग्री की विशेषता क्या है उसको भी हमें जानना जरूरी है, ताकि उसके बगैर हमारे सामने जो समस्याएं उभरती है वो किस प्रकार की आती है वो थोड़ा सा समझने में हमें सहायता मिलेगी। अर्थात हम मुद्दा देख रहे हैं तकनीकी सामग्री का या तकनीकी अनुवाद की समस्या है। अर्थात टेक्नोलॉजी की सामग्री से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी बातें लिखी गई है उसका अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने कौन कौन सी समस्या उभरती है उसको थोड़ा सा हम विस्तार से यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं देखी थी, उसमें लगभग 9 समस्याएं कार्यालयीन अनुवाद के संदर्भ में देखी है।
लगभग उसी प्रकार से तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में भी लगभग 9 समस्याएं हमारे सामने उभरती है। पहली समस्या है, मैं सबसे पहले 9 समस्याओं का जिक्र करूंगा, उसके बाद एक एक करके हम उसको विस्तार से देखेंगे। पहली तकनीकी अनुवाद की समस्या है पारिभाषिक शब्दावली का अभाव। ये समस्या हमने कार्यालयीन अनुवाद के संदर्भ में भी देखी और तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में भी ये पहली समस्या वहां पे आ जाती है। पारिभाषिक शब्दावली जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण, उसकी कमी के कारण, उसके अभाव के कारण वहां पे तकनीकी साहित्य के अनुवाद करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये समस्या सर्वप्रथम मानी गई है। दूसरी समस्या है तकनीकी साहित्य के अनुवाद की, वो है विषय ज्ञान की कमी। अगर अनुवादक के पास संबंधित विषय का अधूरा ज्ञान है या उस विषय से संबंधित पूरा ज्ञान उसके पास नहीं है या आधा अधूरा वो ज्ञान रखता है, तो वहाँ पे सही अनुवाद होना असंभव है, क्योंकि तकनीकी साहित्य के अनुवाद में विशेषता विषय ज्ञान को बहुत अहमियत होती है। अर्थात संबंधित विषय का ज्ञान रखे बगैर आप उस अनुवाद को सही ढंग से या संप्रेषणीय नहीं बना सकते। तो ये भी एक समस्या है। तीसरी समस्या है भाषिक क्लिष्टता। भाषिक क्लिष्टता से तात्पर्य यह है कि तकनीकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, विशेषता अंग्रेजी के माध्यम से निर्माण हो रही है और ज़्यादातर तकनीकी साहित्य का अनुवाद जब करने की नौबत आ जाती है या उस प्रकार का काम हाथ में आता है तो विशेषता ये अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में करना पड़ता है। तो अन्य भाषाओं की जो भाषिक क्लिष्टता है ये भी एक समस्या जो है तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में उभरती है। इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। अगली समस्या है तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा। अर्थात जो तथ्य लिखे गए हैं, तथ्य जो प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी प्रामाणिकता की रक्षा करना अनुवादक के लिए एक चुनौती का काम होता है। तो इस तरह से तकनीकी जो साहित्य होता है या टेक्नोलॉजी का जो सामग्री होती है उसमें तथ्यात्मकता की प्रामाणिकता का रक्षण करना भी एक अनुवादक के लिए समस्या बन जाता है। अगली समस्या है समानार्थक या भिन्नार्थक शब्द। तकनीकी साहित्य के अनुवाद में ऐसे बहुत सारे शब्द जो है समान अर्थ देने वाले होते हैं, कुछ भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं, तो उनके चयन के संदर्भ में भी वहां पे समस्या उभरती है, उसको हम विस्तार से देखेंगे। छठी समस्या है पारिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता। एक तो पारिभाषिक शब्दावली की अभाव की स्थिति वहां पे निर्माण हो जाती है और साथ ही साथ जो पारिभाषिक शब्दावली हमारे पास उपलब्ध है उसमें भी अनेक रूपता देखने के कारण या अनेक रूपता होने के कारण जो है ये भी अनुवादक के सामने एक समस्या उभरती है। सातवीं तकनीकी सामग्री के अनुवाद की समस्या है हिंदी माध्यम की कमी। मैंने अभी बताया था कि टेक्नोलॉजी का विकास जो हो रहा है वो विशेषतः अंग्रेजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। तो कोई भी तकनीक जो है हिंदी की बजाय अंग्रेजी में निर्माण होने के कारण वहाँ पे हिंदी माध्यम की कमी के कारण जो है वहाँ पे समस्या आती है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। अगला जो 8 नंबर की समस्या है वो है संस्कृत निष्ठ शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। अर्थात अनुवाद करते समय या किसी भी तकनीकी सामग्री का अगर अनुवाद हम कर रहे हैं तो वहाँ पे देखने को मिला है कि इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द ज़्यादातर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ये भी एक दिक्कत जो है, समस्या जो है तकनीकी अनुवाद में देखने को मिलती है। और 9वीं समस्या है वैज्ञानिक अनुवादकों का अभाव। अर्थात वैज्ञानिक अनुवाद मतलब अनुवाद के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो वैज्ञानिक अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन वही वैज्ञानिक अनुवाद जैसे काम में बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये अभाव की जो स्थिति है ये भी तकनीकी अनुवाद के लिए एक समस्या बनकर उभर रही है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी 9 समस्याएं हैं, इसको हम एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, पहली जो हमने देखी थी कि पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, इसमें देखिए तकनीकी विषय में या उसके पारिभाषिकता के कारण साहित्यिक विषय से अपनी भिन्नता रखते हैं। मतलब मूलतः साहित्यिक अनुवाद और साहित्येतर अनुवाद, इसको अलग करने वाला मूल तत्व कौन सा है, मूल तथ्य कौन सा है, तो वो है पारिभाषिकता। और ये पारिभाषिकता जो है तकनीकी जैसे विषयों के साथ जुड़ी होने के कारण ये साहित्यिक विषयों से भिन्न है। वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली के कारण ही किसी विषय को वैज्ञानिक कोटि में रखा जाता है। मतलब साहित्यिक अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली नहीं होती, लेकिन साहित्येतर अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली आती है। और वैज्ञानिक सामग्री की एक पहचान जो है
पारिभाषिक शब्दावली होने के कारण वहाँ पे वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य में या सामग्री में इस प्रकार की सामग्री को रखा जाता है। अतः विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों में पारिभाषिक शब्दावली का स्थान काफी महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस विषय की पारिभाषिक शब्दावली जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है उतना अधिक सफल जो है अनुवाद वहाँ पे होता है। तो इसलिए तकनीकी अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली का महत्व जो है अनन्य साधारण है। स्रोत भाषा में स्थित वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री को दूसरी लक्ष्य भाषा में अंतरित करने के लिए लक्ष्य भाषा की पारिभाषिक शब्दावली का समृद्ध होना सबसे पहले आवश्यक होता है। मतलब अगर हमें किसी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में कोई सामग्री लेके जा रहे हैं तो स्रोत भाषा में उपलब्ध होने वाली वैज्ञानिक तकनीकी सामग्री जो है उतनी ही मात्रा में लक्ष्य भाषा में उपलब्ध होगी, तब वहाँ पे ये शब्दावली जो है जब समृद्ध होगी तब अनुवाद जो है करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का मुख्यतः अभाव है, परंतु जहाँ पारिभाषिक शब्दावली का अभाव हो, कमी हो, अर्थात पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामग्री से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली हमारे पास उपलब्ध न हो, तो ये उस प्रकार के अनुवाद के लिए समस्या बनकर उभरती है। तो भारत के संदर्भ में अगर बात करनी है तो यह समृद्ध पारिभाषिक शब्दावली की कोई विशिष्ट परंपरा नहीं रही है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है, लेकिन निरंतर रूप से पारिभाषिक शब्दावली बनाने का काम जो है एक वृद्धिंगत परंपरा जो है देखने को नहीं मिलती। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात यहाँ दिल्ली में वैज्ञानिक अनुवादकों का संगठन अवश्य स्थापित हुआ। मतलब जैसे आवश्यकता महसूस की गई उस प्रकार के प्रावधान किए गए, उस प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक समृद्ध परंपरा जो है पारिभाषिक शब्दावली की भारत भर में देखने को नहीं मिलती। तो अब पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, परंतु ये सच्चाई छुपी नहीं है कि हमारे यहाँ अद्यतन पर्याप्त पारिभाषिक शब्द और शब्दावली का निर्माण होना अब भी बाकी है। मतलब अद्यतन मतलब लेटेस्ट जो पारिभाषिक शब्दावली है वो उसका निर्माण जो है अभी भी उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। इसके प्रधान कारण है कि हमारे यहाँ पर शुरू में वैज्ञानिकों की कमी, फिर कई विदेशी भाषाओं में ही हुए वैज्ञानिक आविष्कार, फिर यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा अपने देश की भाषा की उपेक्षा कर विदेशी भाषा में ही वहाँ पे खोज करने की प्रक्रिया चलती है, और देश की भाषा की संकल्पना उसे उपेक्षित रखकर जो है वैज्ञानिक जो है तकनीकी विषय में उस प्रकार की या अंग्रेजी को ही अपनाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण होने के कारण वहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली जो है अभाव की स्थिति वहाँ पे देखने को मिलती है। तो डॉक्टर आलोक कुमार रस्तोगी का इसके संदर्भ में कुछ कहना है, तो वो क्या कहते हैं, देखिए, विज्ञान तथा तकनीकी संबंधी शब्द भंडार की कोई विद्यमान परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दोनों बौद्धिक जीवन में दूसरी भाषा के माध्यम से आए हैं। अर्थात हमारे यहाँ हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो देश की भाषा है, उस भाषा में विज्ञान निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि विदेश की भाषा से वो हमारे भाषा में आ गया है या हमारे पास आ गया है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसमें अधिकतर यही कोशिश की गई है कि विदेशी भाषा के शब्दों को थोड़े परिवर्तन या संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया जाए या उन्हें जो का त्यों अपना लिया जाए। मतलब विज्ञान या टेक्नोलॉजी का जितना भी आविष्कार हो रहा है वो विदेशी भाषाओं में, विदेशों में होने के कारण भारत में अपनी देशी भाषा में उसका आविष्कार न होने, कम मात्रा में होने के कारण जो शब्दावली जो आती है तकनीक से संबंधित, उस तकनीक से संबंधित शब्दावली को हमें एक तो उसका लिप्यंतरण करना पड़ता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है, या जैसे कि वैसे शब्दों को स्वीकारना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी शब्द आज तक ग्रहण किए हैं, उदाहरणार्थ ब्लूटूथ होने दीजिए, हेडफोन होने दीजिए, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है, फाइल ट्रांसफर, या जितने भी शब्द मोबाइल से संबंधित हम सुनते हैं, एंड्रॉयड वगैरह, ये सभी शब्दावली जो है विदेशी भाषा में उसका आविष्कार होने के कारण उस तकनीक के साथ
वही शब्द जुड़े हैं और हमने जो है उसी तकनीक के शब्दों को जैसे कि वैसे अपना लिया है। तो बुनियादी तौर पर अगर विचार किया जाए तो आविष्कारों की कमी हमारी भाषा में है और उसके कारण जो है विदेशी भाषा में निर्माण हो रहे रिसर्च को, तकनीक को हमें अपनाना पड़ता है और उस प्रकार की शब्दावली को हम स्वीकारते चले जाते हैं। बात यह है कि जिन भाषाओं में वैज्ञानिक खोजे, नए नए आविष्कार हुए, वे पारिभाषिक शब्दावली के दृष्टि से समृद्ध है। मतलब जिस अंग्रेजी में बहुत सारा टेक्नोलॉजी विकसित हुई है तो अंग्रेजी की बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावली समृद्ध है, उनमें पारिभाषिक शब्दावली की कोई समस्या नहीं है। मतलब जिस भाषा में वो आविष्कार होता है, वो वैज्ञानिक खोज होती है, तो उसमें पारिभाषिक शब्दावली की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन भाषाओं में इस कार्य को अवसर ही नहीं मिला या सुविधा ही नहीं प्राप्त हुई है, वैज्ञानिक ग्रंथ लेखन की समृद्ध परंपरा नहीं रही है, उनमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली के अभाव की समस्या मुख्य समस्या बनकर उभरती है। तो ये तकनीकी के अनुवाद के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के अभाव की समस्या हमारे यहाँ उभरती है। दूसरी जो है तकनीकी अनुवाद की समस्या ये है विषय ज्ञान की कमी। अब देखिएगा कि जिस टेक्नोलॉजी या जिस तकनीक के सामग्री का अनुवाद आप कर रहे हैं तो संबंधित सामग्री से संबंधित जो विषय है उसका ज्ञान जो है संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा अगर ज्ञान हम रखते हैं तो उसके लिए भी वहां पे एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अनुद्य सामग्री का विषय ज्ञान अनुवादक को होना अनुवाद को सफल बनाने में निश्चय ही सहायक होता है। मतलब किसी भी अनुवादित सामग्री का जो विषय ज्ञान है वो अनुवादक को होना उसको सफलता की ओर ही लेके जाता है, अर्थात निश्चय ही वो सफल हो जाता है। स्रोत भाषा चाहे जितने साहित्यिक हो, चाहे जितने साहित्यतर उसका विषय ज्ञान अनुवादक को न हो, अनुवाद कार्य कठिन होता है। हालांकि साहित्यिक सामग्री के अनुवाद में इसके लिए थोड़ी सी ढील मिल सकती है, लेकिन साहित्यतर अनुवाद में विषय ज्ञान की कमी जो है या उसकी पूर्ति जो है कोई दूसरी चीज वहां पे नहीं कर पाती। स्रोत तथा लक्ष्य भाषा पर समान प्रभुत्व हो तो वह अनुवाद कर पाता है, ऐसा अनुवाद हानिकारक नहीं होता। लेकिन विज्ञान संबंधी सामग्री के लिए यह बात लागू नहीं होती। अर्थात साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में अगर विषय ज्ञान की थोड़ी बहुत कमी है तो वहां पे बात चल सकती है, लेकिन तकनीकी के संदर्भ में विषय ज्ञान की कमी जो है सही अनुवाद वहां पे नहीं हो पा और वो अनुवाद के लिए हानिकारक स्थितियां बनती है। सामग्री अगर वैज्ञानिक हो और अनुवादक को उसका बिल्कुल ज्ञान न हो तो उसके द्वारा संपन्न अनुवाद निश्चय ही हानिकारक सिद्ध होगा। मतलब वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद में विषय ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अगर मतलब अनुवादक को संबंधित सामग्री के विषय का ज्ञान नहीं है तो वहां पे ये निश्चित है कि वह अनुवाद जो है बिल्कुल ही वहां पे हानिकारक सिद्ध होगा। तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के लिए अनुवादक को मूल विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और वो अनिवार्य भी है। इसके अभाव में अनुवाद कार्य कठिन ही नहीं, असंभव और अहितकर होता है। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में मुख्य समस्या विषय ज्ञान की है, कमी की है। हमारे यहाँ एक तो अनुवादकों का अभाव है। अनुवाद कार्य करने के लिए विद्वान अब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ऐसे अनुवाद बहुत कम है। विज्ञान के ज्ञाता, अतः यही बात हमारे यहाँ वैज्ञानिक का अनुवाद कार्य पर्याप्त मात्रा में न होने का मुख्य कारण है। मतलब विज्ञान के जानकार या तकनीक के जानकार जो है अनुवादक न होने के कारण उस प्रकार की सामग्री का अभाव जो है, उस प्रकार की सामग्री के अनुवाद का कार्य जो है बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। इसके संदर्भ में भोलानाथ तिवारी जी का एक कहना है, अभिव्यक्ति प्रधान, शैली प्रधान या सृजनात्मक साहित्य जैसे कविता, नाटक, उपन्यास, ललित निबंध ऐसी कोई खास चीज नहीं होती। अनुवादक को यदि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का समुचित ज्ञान है तो वह अनुवाद कर लेता है, किंतु इसके विपरीत वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य के अनुवाद में अनुवादक को विषय ज्ञान जो है अनिवार्यता आवश्यक होता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि अनुवादक के पास संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये अनुवादक के पास ज्ञान नहीं है तो तकनीकी साहित्य के अनुवाद में ये एक समस्या बनकर उभरता है।
तो विषय ज्ञान की कमी हर अनुद्देश्य सामग्री के अनुवाद की मुख्य कठिनाई है, किंतु तकनीकी अनुवाद में यह तो सर्वाधिक कठिन समस्या बन जाती है। तो ये भी ये समस्या है। तीसरी समस्या है भाषिक क्लिष्टता। अब देखिए भाषिक क्लिष्टता से क्या तात्पर्य है। तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में भाषिक क्लिष्टता एक समस्या बनकर उभरती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामग्री के अनुवाद में भाषिक क्लिष्टता एक समस्या मूलक बात है। कैसे? वस्तुतः इस प्रकार की सामग्री में भाषा अभिधात्मक होती है। अभिधात्मक मतलब उसका एक ही अर्थ आता है, सीधी, सरल, सुस्पष्ट तथा असंदिग्ध होना अनिवार्य है। मतलब वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के सामग्री की भाषा जो होती है वो अभिधात्मक, सीधी, सरल, सुस्पष्ट और असंदिग्ध होना उसकी अनिवार्यता है। असल में ये गुण विज्ञान संबंधी मूल सामग्री में अपेक्षित है और इसलिए विज्ञान तथा तकनीक के विषय के अनुवाद में इनकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। साहित्य में स्थित लक्षणा, व्यंजना, अलंकारिकता, रहस्यात्मकता, छंदात्मकता साहित्यिक अनुवाद में भी गुण माने जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद में इसे भाषिक दुरूहता तथा तकनीकी अनुवाद को निश्चय ही असफल बनाता है। मतलब साहित्यिक अनुवाद में जो गुण के तौर पर या विशेषता के तौर पर देखी जाने वाली चीजें वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामग्री के अनुवाद में ये किस प्रकार दुरूह बन जाती है और ये समस्या बनकर उभरती है। भाषिक स्पष्टता एवं सरलता का अभाव वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद को निश्चय ही असफल बनाता है। यह कुछ उदाहरणों द्वारा हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भाषिक क्लिष्टता के कारण ये अनुवाद तकनीकी अनुवाद में समस्या आती है। एक उदाहरण हम देखेंगे। देखिए ये अनुवाद उदाहरण जो है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का है। तो देखिए सबसे पहले मैं अंग्रेजी का उदाहरण पढ़ूंगा। एनलार्ज फ्री हैंड द पैटर्न्स गिवन बिलो टू 3 times ऑफ देयर साइज। अब ये जो वाक्य है एनलार्ज फ्री हैंड द पैटर्न्स गिवन बिलो टू 3 times ऑफ देयर साइज। अब इसका अनुवाद क्या होना है। देखिए नीचे दिए हुए रेखा चित्रों को तिगुने आकार में मुक्त हस्त परिवर्तित कीजिए। अब देखिए इसका अनुवाद क्या हिंदी में हुआ है। नीचे दिए गए रेखा चित्रों को तिगुने आकार में मुक्त हस्त परिवर्धन कीजिए। अब ये अनुवाद जो है गलत जरूर नहीं है, लेकिन इसमें भाषिक क्लिष्टता बहुत है। इसमें तिगुने आकार, परिवर्धन, मुक्त हस्त, ये जो शब्दावली आई है इसके कारण क्या हुआ है। देखिए ये गलत न होने के बावजूद भी भाषिक क्लिष्टता के कारण समस्या बन जाता है। इसके बजाय अगर अनुवाद इस प्रकार स्पष्ट रूप से किया जाए, नीचे दिए गए रेखा चित्रों को तिगुने बड़े आकार में बनाइए। कितना सरल है। अर्थात नीचे गए रेखा चित्रों को तिगुने बड़े आकार में बनाइए। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित मूल सामग्री या उसकी जो अंग्रेजी सामग्री है उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब मैग्नेटिक शेल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 2000 CGS EMU वेट 80 grams if thickness of their shells in is 1 mm and density 8 gram. Calculate the instantly of magnificence and strength of shell. अब ये भौतिक शास्त्र से संबंधित सामग्री है और उसका अनुवाद हिंदी में होना है। तो ये किस प्रकार अनुवाद होगा। देखिए एक चुंबकीय शैली का चुंबकीय घूर्ण 2000 CGS EMU है, भार 80 ग्राम है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 8 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इस शैली में चुंबकन तीव्रता तथा शैली की शक्ति का मान कीजिए। अब ये मान लीजिएगा कि इस प्रकार का अनुवाद जो ऊपर दिया गया था भौतिक शास्त्र से संबंधित सामग्री का वो हिंदी में हो गया है। तो इसके सरल एवं सुस्पष्ट अनुवाद इस तरह हो सकता है। मतलब ये बहुत सारे वाक्य एक दूसरे के साथ जोड़कर आने के कारण अंतिम वाक्य का संबंध जो है दूसरे वाक्य के साथ या मध्य के वाक्य के साथ वहां पे हम रख नहीं पाते। तो ये भाषिक क्लिष्टता को अनुवाद जो है दुरूह बनाता है, समस्या बन जाती है। अगर इसका अनुवाद इस प्रकार किया जाए, देखिए हिंदी में 80 ग्राम भार वाले एक चुंबकीय शैली का चुंबकीय घूर्ण 2000 CGS EMU है। यदि इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर तथा घनत्व 8 ग्राम घन सेंटीमीटर हो तो इसकी चुंबकीय तीव्रता और शक्ति का मान ज्ञान कीजिए। अर्थात
बात वही कही जा रही है, लेकिन हिंदी के शैली के आधार पर अगर वो कही जाती है तो वो अनुवाद थोड़ा सा सहज बन जाता है, स्पष्ट बन जाता है। तात्पर्य यह है कि विज्ञान संबंधी या तकनीकी संबंधी सामग्री में भाषिक क्लिष्टता अथवा दुरूहता त्याज्य होती है। मतलब भाषिक क्लिष्टता के लिए कोई भी स्थान जो है तकनीकी अनुवाद में देखने को नहीं मिलता। अनुवाद में यही क्लिष्टता समस्या बन जाती है। वस्तुतः सामग्री अनुद्य हो या अनुदित, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में क्लिष्टता या जटिलता को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भले ही सामग्री कैसी भी हो, अनुवाद करने योग्य हो और अनुवाद करने योग्य न हो, तो वहाँ पे क्लिष्टता जटिलता के लिए कोई स्थान तकनीकी अनुवाद में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो अनुवाद स्वयं समस्यामूलक बन जाएगा। यदि ऐसा अगर होता है, मतलब मान लीजिएगा कि ये जटिलता क्लिष्टता अगर आती है तो ये अपने आप में अनुवाद जो है समस्यामूलक बन जाएगा। तो ये भाषिक क्लिष्टता जो है इस प्रकार से तकनीकी अनुवाद में एक समस्या बनकर आती है। तो अब तक हमने 3 समस्याएं देखी है। पहली हमने समस्या देखी पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, दूसरी समस्या देखी विषय ज्ञान की कमी, और तीसरी हमने अभी देखी है भाषिक क्लिष्टता। आगे की चौथी समस्या हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।